तो अभी कंसोलिडेशन में हमने अभी तक एनालिसिस ऑफ पीएनएल, एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व सीखा। ठीक है, और उसमें बीच में हमने बाकी के जो पार्ट्स है जैसे डिविडेंड का एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट, इंटरकंपनी जो बैलेंसेस रहेगा उसको क्रॉस कैंसिल करना है वो वाला एडजस्टमेंट। तो ये सब हमने कवर किया। अभी स्टेप्स को अगर कंटिन्यू किया तो नेक्स्ट स्टेप आएगा एनालिसिस ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो स्टेप 3, एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ऑफ एस लिमिटेड। अब ध्यान में रखना ये सब कुछ एस लिमिटेड का हो रहा है, एच का नहीं। एच का यहाँ पे कुछ भी लेते नहीं। ठीक है। अ, अब एनालिसिस ऑफ नेटवर्क तुम लोग या तो जैसे एनालिसिस ऑफ पीएनएल में हम लोग वो डायग्राम फॉर्म में करते हैं वैसे कर सकते हो, या तो टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में अभी बता रहा हूँ कि टेबुलर फॉर्म में वो कैसे बनेगा। ठीक है। प्री एक्विजिशन कॉलम रहेगा, पोस्ट एक्विजिशन कॉलम रहेगा। इसमें नेटवर्थ में एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज प्री में आता है, वो पोस्ट में कभी नहीं आता। प्री इक्वेशन बोला तो कैपिटल प्रॉफिट, और पोस्ट इक्वेशन बोला तो रेवेन्यू प्रॉफिट। तो कैपिटल का जो पैसा है वो कभी रेवेन्यू नहीं बन सकता। ठीक है, तो वो ऑलवेज वो कैपिटल ही रहेगा। इस पे एक चीज ध्यान में रखना कि अगर सपोज अपना डेट ऑफ इक्वेशन फॉर एग्जांपल 1 जुलाई है और कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू किया सपोज 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जो शेयर इश्यू हुआ है बोनस शेयर वो 1 जुलाई के बाद हुआ तो पोस्ट में आना चाहिए। वो पोस्ट पे कभी नहीं आएगा, उसका कोई भी डेट रहने दो वो प्री में ही काउंट होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो दोनों को यहाँ पे लेके आना है और ऑलवेज प्री में ही रखना है, पोस्ट में नहीं। उसके बाद में आएगा पीएनएल। ठीक है। अब पीएनएल का हमने स्टेप नंबर 1 में एनालिसिस किया रहेगा। ये स्टेप से पहले स्टेप नंबर 1 हुआ रहेगा और उसमें प्री पोस्ट का अमाउंट लिखा रहेगा। वो प्री पोस्ट का अमाउंट रिस्पेक्टिव कॉलम में अपने को डाल देना है। तो जो प्री का अमाउंट है वो प्री में, पोस्ट का अमाउंट है वो पोस्ट में, लेकिन पोस्ट का यहाँ पे लिखोगे स्टेप 1 के हिसाब से। ठीक है। बाद में आएगा जनरल रिजर्व। ये स्टेप 2 में हमने इसका एनालिसिस किया रहेगा, प्री और पोस्ट में हम लोग अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, तो ये अपना नेटवर्थ हो गया। नेटवर्थ बोला तो कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है। अब इसके अलावा जो हमने एक वर्किंग नोट सीखा वो था रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट और रिवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब हम लोग यहाँ पे लायबिलिटी साइड अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं एनए फाइंड करने के लिए। एक्चुअली ये एनए है। ठीक है, तो एनए इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ असेट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो असेट लायबिलिटी तो अपने को डेट ऑफ इक्वेशन का बैलेंस शीट दिया नहीं था, तो हमने बैक वर्किंग करके डेट ऑफ इक्वेशन का इक्विटी प्लस रिजर्व निकाला। लेकिन ये इक्विटी प्लस रिजर्व जो निकाला ना ये तो बैलेंस शीट का अमाउंट है, यानी कि बुक वैल्यू है। तो इसको फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। अब वो लाने के लिए जो फेयर वैल्यू का गेन या लॉस होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, वो अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट, वो गेन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑलवेज प्री में आएगा क्योंकि वो डेट ऑफ इक्वेशन पे रिवैल्यूएशन हो रहा है, और जो भी डेट ऑफ इक्वेशन पे अवेलेबल है वो प्री में काउंट होता है। डेट ऑफ इक्वेशन के बाद जो क्रिएट होगा वो पोस्ट में काउंट होगा। तो ये हम लोग जो रिवैल्यूएशन करेंगे फेयर वैल्यू पे एनए को लेके आएंगे, वो डेट ऑफ इक्वेशन पे लेके आएंगे, तो वो ऑलवेज प्री में काउंट होगा। ठीक है, दोनों का गेन करंट एसेट करंट लायबिलिटी और फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये तीनों यहां पे ही आएगा। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का तो आगे कोई रिजल्टिंग इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, वो हमने एक बार लिखा तो लिखा, लेकिन फिक्स्ड एसेट जब भी रिवैल्यू होगा ना तो उसका आगे का डेप्रिसिएशन चेंज होगा, तो वो अपने पीएनएल को इम्पैक्ट करेगा। तो उसका जो इंक्रीज या डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन रहेगा, यानी कि अगर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो माइनस होगा, और अगर डेप्रिसिएशन कम हो रहा है तो प्लस होगा।
ठीक है। ये अपने को पोस्ट पीएनएल में इंपैक्ट देना है, तो अपने को मिलेगा पोस्ट पीएनएल का अमाउंट। समझ में आया? तो पोस्ट पीरियड को डिप्रिसिएशन के थ्रू अफेक्ट करता है। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का वैसा कोई इंपैक्ट यहाँ पे पीएनएल पे नहीं है। समझ में आया? ठीक है। अभी हम लोग लेंगे टोटल। ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है। ये चार चीजों को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले। अब ये जो टोटल आया, ये एक्चुअली अपना एनए है, नेट एसेट्स। ठीक है। कौन सा? ये वाला, ये अपना एनए है पूरे कंपनी का। ठीक है। अब इस पे दो ऑनर्स है, एक है एच लिमिटेड और एक है एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है। तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो, एच लिमिटेड और एनसीआई। फॉर एग्जाम्पल ये 60% है और ये 40% है। ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, ये जो 60% है वो किस पे लोगे, तो ये ए जो अमाउंट है उसका 60%। ठीक है। और ये ए इंटू 40%। आ समझ में? वैसे सेम वे यहां पे बी इंटू 60%, बी इंटू 40%। क्लियर है? अब ये जो बी इंटू 60 और 40 किया, ये अपने को एच और एनसीआई का अमाउंट मिल गए पोस्ट वाले पार्ट में। ठीक है। तो पोस्ट में जितना भी प्रॉफिट है उस पे एनसीए का प्रॉफिट एनसीए को दे देंगे, और अपना जो प्रॉफिट है वो अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा बिटवीन पीएनएल एंड जनरल रिजर्व। अकाउंटिंग एज कर रहा है ना, तो वो तो अपना पीएनएल का प्रॉफिट पीएनएल में ऐड करेगा और जनरल रिजर्व का प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ऐड करेगा। तो ये जो टोटल था, वो टोटल को जो भी 60 में डिवाइड किया, तो टोटल में क्या है, तो ये दो अमाउंट है। तो ये दो अमाउंट को भी 60% में डिवाइड करो। ठीक है। यानी कि सी का 60% ये जाएगा पीएनएल में। ठीक है। और डी का 60% हो जाएगा जनरल रिजर्व। पता चला? क्लियर है एवरीवन? ठीक है। तो ये अपना एनालिसिस ऑफ नेटवर्क हो गया। इसको चार्ट फॉर्म में ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट होता है। मैं ये फॉर्म इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूल में वो लोग ये टेबुलर फॉर्म फॉलो करते हैं। वो लोग को इमेजिन करो कि वो लोग को वर्ड फाइल में अगर चार्ट ड्रॉ करना पड़ा हर सम के लिए, तो वो लोग को पॉसिबल नहीं होगा। तो लोग वो टेबुलर फॉर्म को ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन अपने को बुक में लिखने के लिए चार्ट फॉर्म ज्यादा इजी। ठीक है। तो चार्ट फॉलो किया तो भी चलेगा, या तो ये टेबुलर फॉर्म फॉलो किया तो भी चलेगा। ठीक है। तो ये अपना एनालिसिस ऑफ नेटवर्क स्टेप खत्म हो गया। ठीक है। अब इसको आगे कुछ और नंबरिंग दे देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है। ये 5 और ये एक नंबरिंग चेंज करता हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन, स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 में अपने को कंसोलिडेटेड वैल्यूज फाइंड करना है। अब इसमें पहला वैल्यू आएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व फाइंड करने के लिए अपने को दो मेथड्स अवेलेबल है। एनसीआई पे डिपेंड है गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। या तो एनसीआई को वैल्यू करोगे प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू पे, या तो दोनों वैल्यू करोगे प्रोपोर्शनेट नेट एसेट पे। दो मेथड हमने जो सीखा था। ठीक है। तो दो में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करेंगे, तो दोनों में कॉलम डाल देता हूं, एनसीआई एट फेयर वैल्यू, एनसीआई एट एनए। ठीक है।
सबसे पहले अपन लेंगे नेट असेट्स। नेट असेट यानी कौन सा अमाउंट, ये टेबल में देखो फर्स्ट। ठीक है, ये एन है। तो ये एन कैसे है, असेट सॉरी इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये दोनों को बुक वैल्यू ऑफ एन दिया, वो बुक वैल्यू को दोनों फेयर वैल्यू पे लेके आए, प्रॉफिट एंड लॉस को एड लेस करके, तो दोनों को मिल गया एन एट फेयर वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों का एन है, तो ये आएगा 1। ठीक है, फ्रॉम टेबल। आया समझ में? अब इसको दोनों दो चीजों से कंपेयर करोगे। फर्स्ट, पीसी। पीसी बोला तो अपना इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, तो तुम लोग को दो बैलेंस शीट दिया रहेगा, एच का और एस का। तो एच के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रहेगा, दैट इज नथिंग बट पीसी, उसने कितने में शेयर खरीदा। ठीक है, तो वो तुम लोग इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट लोगे फ्रॉम बैलेंस शीट। ठीक है, दूसरा एनसीआई आएगा। अब एनसीआई दो मेथड से तुम लोग अप्लाई करोगे, या तो तुम लोग फेयर वैल्यू पे अप्लाई करोगे। तो ये जो है ये 60 के लिए है, तो 40 के लिए कितना, बराबर। ये जो हमने शेयर खरीदा, ये हमने 60% शेयर खरीदा, तो 60% का वैल्यू इतना, तो 40% का वैल्यू कितना, वो तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लोगे। ठीक है, तो तुम लोग को ये मिल जाएगा। अब दूसरा, अगर एनए पे ले रहे, तो एनए में पूरे एनए का वैल्यू 100% है, तो उसपे से एनसीआई का शेयर कितना, तो 40%। वो 40% है कि ये नंबर 3 है। ठीक है, टोटल एनए का 40%। आ समझ में? तो ये तुम लोग लोगे फ्रॉम नंबर 3। ठीक है, टोटल ले लेंगे, ये दोनों का टोटल। ठीक है, अब ए, ये बी, और ए माइनस बी करके मिलेगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अगर एनए ज्यादा है पीसी कम है, तो कैपिटल रिजर्व आएगा, यानी कि आंसर पॉजिटिव रहेगा। और अगर एनए से पीसी ज्यादा है, यानी कि पीसी ज्यादा पे किया, तो तुम लोग का आएगा गुडविल। आ समझ में? पॉजिटिव नेगेटिव साइन के पीछे घूमने का नहीं। एनए और पीसी को कंपेयर करो, ज्यादा पेमेंट किया तो गुडविल है, कम पेमेंट किया तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो यहां पे अपना गुडविल या कैपिटल रिजर्व का वर्किंग हो गया। अभी नेक्स्ट, दूसरा जो अपने को फाइंड करना है वो है एनसीआई। अब एनसीआई अगेन दो मेथड से, एनसीआई एट फेयर वैल्यू, एनसीआई एट एन। सबसे पहले तो तुम लोगे एनसीआई एट डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन का एनसीआई कितना है, तो ये जो है ये पूरा डेट ऑफ एक्विजिशन का ही वर्किंग है ना। ठीक है, तो एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन पे कितना, तो ये ही हमने फाइंड किया है डेट ऑफ एक्विजिशन पे। तो या तो अपन लेंगे फेयर वैल्यू पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या तो अपन ये टेबल से लेंगे एट एन ए। ठीक है, तो अपना एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन का मिल गया। अब डेट ऑफ इक्वेशन के बाद जो भी पोस्ट प्रॉफिट हुआ, ये पोस्ट प्रॉफिट है डेट ऑफ इक्वेशन के बाद का है, उसमें एनसीआई का हिस्सा कितना, तो वो ये है। ठीक है, तो ये तुम लोग यहां पे दे दो। समझ में आया? ठीक है, तो प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर। ठीक है, वो आएगा नंबर 6। एक आगे चल के एडजस्टमेंट आएगा, वो अभी बता के रखता हूं मैं। लेस स्टॉक रिजर्व, तुम लोग को याद रहेगा, तो स्टॉक रिजर्व का अगर सेलर एस लिमिटेड है, तो उसपे प्रॉफिट एस के पीएनएल से माइनस होता है, और एस के पीएनएल में दो ऑनर्स है, एच और एनसीआई। तो जो एनसीआई वाला पार्ट है वो एनसीआई से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन माइनस करेंगे, तो अपने को मिलेगा फाइनली एनसीआई ऑन बैलेंस शीट डेट, यानी कि 31 मार्च 24 का अपन बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये दोनों को 31 मार्च 24 का मिलेगा। ये दोनों का 1 अक्टूबर 24 का रहेगा। उसे पोस्ट प्रॉफिट ऐड किया अक्टूबर से लेके मार्च का, स्टॉक रिजर्व माइनस किया, तो दोनों को 31 मार्च का एनसीआई मिल गया।
ये जाएगा बैलेंस शीट में। क्लियर है? चलो, अभी कंसर्टेड पीएनएल और जनरल रिजर्व तीसरा वर्किंग। इसमें कंसर्टेड पीएनएल और जनरल रिजर्व अगर बोले गए तो इसमें पहले स्टार्ट होगा बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड। हम लोग एच का एनालिसिस करते हैं क्या, प्री पोस्ट वगैरह में? तो उसमें तो जो भी है वो अपना ही है, तो उसका एनालिसिस होता नहीं, तो पूरा का पूरा एच का पीएनएल का बैलेंस और जनरल रिजर्व का बैलेंस ये डायरेक्टली लेंगे फ्रॉम बैलेंस शीट। ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन शेयर। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन शेयर इन एस लिमिटेड। एस से जो पोस्ट प्रॉफिट मिलेगा वो अपन यहाँ पे ऐड करेंगे। पीएनएल में ऐड होगा नंबर 4, यानी कि सी का 60%, और डी का 60% नंबर 5 वो जनरल रिजर्व में ऐड होगा। ठीक है। तो ये वहां से एनालिसिस से आ जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग इफेक्ट देंगे स्टॉक रिजर्व का। अगर सेलर एच लिमिटेड है तो पूरा का पूरा स्टॉक रिजर्व कंसिडर्ड पीएनएल से माइनस होता है, उसको 60-40 में डिवाइड नहीं करते, तो पूरा का पूरा स्टॉक रिजर्व यहां से माइनस करो। लेकिन अगर सेलर एस लिमिटेड है तो एस के पीएल में दो ऑनर्स थे, एक एच था और एक एनसीआई था, तो एनसीआई वाला पार्ट एनसीआई से माइनस किया है, तभी एच वाला पार्ट ऐसे माइनस होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड है कि पूरा का पूरा स्टॉक रिजर्व माइनस करना है या 60% माइनस करना है, सेलर कौन है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो वो माइनस होगा। ठीक है, जनरल रिजर्व पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। वैसे ही सेम वे हमने एक एडजस्टमेंट सीखा डिविडेंड का। अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो वो कहाँ पे जाता है? इन्वेस्टमेंट में जाता है। और अगर सबने तुम लोग को बोला कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड ट्रांसफर टू पीएनएल, तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अपन पीएनएल से माइनस करेंगे और इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट में भी क्या होगा? माइनस ही होगा। एंट्री क्या लिखा था हमने कि पीएनएल में क्रिएट हुआ तो हम लोग को पीएनएल को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करेंगे। अगर पीएनएल को डेबिट किया तो पीएनएल से माइनस हुआ, और इन्वेस्टमेंट को क्रिएट किया तो इन्वेस्टमेंट से माइनस हुआ। तो एक इफेक्ट यहाँ पे आएगा, अपन पीएनएल से माइनस करेंगे। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, तो ये अपना इन्वेस्टमेंट है ना, तो यहां से अपने को प्री एक्विजिशन डिविडेंड का दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। और ये जैसे माइनस होगा ना, अपना गुडविल या कैपिटल रिजर्व चेंज हो जाए।
पता चला? ठीक है, तो ये अपने को याद करके इम्पैक्ट देना है। एक इम्पैक्ट यहाँ पे आता है, दूसरा यहाँ पे आता है। ठीक है। ये अपने को देगा फाइनली कंसोलिडेटेड बैलेंस। अब जब हमने इनिशियली एकदम इनिशियल पार्ट में बैलेंस शीट लिखा था, कंसिडर्ड बैलेंस शीट, तो वहां पे मैं रिजर्व के सामने लिख रहा था एच प्लस पोस्ट एस। याद आया? तो ये देखो, ये एच प्लस पोस्ट एस। पोस्ट एस कहाँ से आ रहा है? तो ये एनालिसिस ऑफ नेटवर्क से आ रहा है। पता चला? ठीक है, तो ये पूरा स्टेप फॉलो करने के बाद वो पोस्ट एस यहाँ पे आएगा। तो अपन डायरेक्टली वो लिख नहीं पाएंगे, ये पूरा स्टेप फॉलो करने के बाद ही अपन यहाँ पे आ पाएगा। ठीक है, तो ये तीन वर्किंग अपने को करना पड़ेगा, और ये तीन वर्किंग के बाद फाइनली अपना बैलेंस शीट स्टार्ट होगा। तो ये बैलेंस शीट में अपन क्या करेंगे, हर असेट जो लिखेंगे वो एच प्लस एस करके लिखेंगे, हर लाइबिलिटी एच प्लस एस करके लिखेंगे। असेट में इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, और उसके जगह पे आएगा आइदर गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ठीक है। लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर सिर्फ एच का आएगा, क्योंकि एस का नेटवर्थ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एनए में चला गया, और एनए के थ्रू वो गुडविल या कैपिटलिज्म में चला गया। तो एस का नेटवर्थ डायरेक्ट नहीं आता है, वो घूम घूम के आता है। ठीक है, तो एस का कुछ भी लेने का नहीं डायरेक्ट। ठीक है, तो नेटवर्थ वाले पार्ट में इक्विटी शेयर सिर्फ एच का आएगा, एस का एनए में ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है। पीएनएल जनरल रिजर्व वो एच प्लस पार्ट एस। ठीक है, तो वो ये वर्किंग से आ जाएगा। एक नया लाइब्रेरी क्रिएट होगा जो आएगा एनसीआई। दो में से जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो मेथड के हिसाब से एनसीआई का अमाउंट चेंज होगा। ठीक है, और एनसीआई चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली गुडविल या कैपिटल रिजर्व वो भी चेंज होता है। ठीक है, तो वो तुम लोग यहाँ पे लोगे, और बाकी के असेट्स एंड लायबिलिटीज सिंपल एच प्लस एस करके लिखना है। एच प्लस एस लिखने के टाइम पे अगर कुछ इंटर कंपनी बैलेंसेज है, डेटा क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो क्रॉस कैंसिल करके लिखना है। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। तो यही प्रोसेस हम लोग को कंसोलिडेशन के पूरे चैप्टर में, सम चाहे कितना ही इजी हो, टफ हो, लेंदी हो, या बहुत ही कॉन्साइज सम हो, लेकिन हर किसी में यही सिस्टम फॉलो करना है। आया समझ में? ठीक है, तो कभी भी शॉर्टकट वगैरह फॉलो करने को मत जाना। स्टेप्स जो सीखा है वो स्टेप के हिसाब से ही आगे बढ़ने का, डायरेक्ट आगे के स्टेप पे जंप नहीं करने का, क्योंकि हर स्टेप का कुछ ना कुछ रिलेवेंस है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो रोल कुछ प्ले कर रहा है, तो इसके लिए वो हिसाब से पूरा स्टेप ड्राफ्ट हुआ है। ठीक है, चल लिख लो ये। क्वेश्चन नंबर 15। राम लिमिटेड एक्वायर्ड 60% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 100 each ऑफ कृष्णा लिमिटेड ऑन 1 October 11। यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन अपने को मिल गया 1 October। तो करंट ईयर में 6 6 months प्री पोस्ट डिवाइड होगा, और 60% एक्वायर किया, इसका मतलब 40% एनसीए। ठीक है। ऑन 31st March 2012 द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज वेर गिवन बिलो। बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है। इन्वेस्टमेंट इन कृष्णा लिमिटेड 8 lakhs है। अब ये जो 8 lakhs है ना, ये 60% के लिए है। तो अगर अपन एनसीए फेयर वैल्यू पे ले रहे हैं, तो 60% का 8 lakhs, तो 40% का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को मिलेगा। इन्वेंट्री 240 और 72,800। ट्रेड रिसेबल कैश। तो इन्वेस्टमेंट को छोड़ा ना, तो बाकी का हर असेट एच प्लस एस करके लिखना है, यानी कि राम प्लस कृष्णा करके लिखना है। इन्वेस्टमेंट अपने वो वर्किंग में जाएगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इक्विटी शेयर इस पे कंसिडर बैलेंस शीट में सिर्फ राम का आएगा, कृष्णा का तो वो एनए के वर्किंग में नेटवर्क में वो चला जाएगा। अदर इक्विटी में अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बोला तो पीएनएल, और अदर रिजर्व जैसे अपन यहाँ पे जनरल रिजर्व लिख रहे थे, वैसे पे नाम दिया अदर रिजर्व, तो अपने को भी वही नाम यूज करने का। फाइनेंशियल लायबिलिटी उस पे है बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स। ये जो बाकी के आउटसाइड लायबिलिटीज है उस पे कुछ वर्किंग रहता नहीं है, सिंपल एच प्लस एस करके लिखना है। ठीक है। रिटेन अर्निंग ऑफ कृष्णा लिमिटेड showed a credit balance of rupees 60,000 on 1st April 11।
out of which dividend of 10% was paid on 1st November, Ram Limited has created the dividend received to its retained earning. ठीक है, दो तीन इंफॉर्मेशन एक साथ दे रहे हैं, ध्यान से देखो। रिटेन अर्निंग शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60 ऑन 1st April 11। तो तुम लोग को जो एनालिसिस ऑफ पीएनएल के टाइम पे मैं तुम लोग को नीचे एडजस्टमेंट में दे रहा था कि बैलेंस ऑन 1st April, वो तुम लोग को पता है 60,000। ठीक है, आउट ऑफ विच डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड ऑन 1st November। ठीक है, करंट ईयर में डिविडेंड पे किया, तो वो कौन से ईयर का रहेगा? पिछले साल का रहेगा। हमारा डेट ऑफ इक्वेशन करंट ईयर में है, तो वो प्री है या पोस्ट है? प्री है। हमारे शेयर खरीदने के पहले के पीरियड का डिविडेंड है। समझ में? तो ये प्री इक्वेशन डिविडेंड है। हम लोग को कहाँ पे क्रिएट करना चाहिए? एच को कहाँ पे क्रिएट करना चाहिए? हाँ, यानी कि कहाँ पे ट्रांसफर करना चाहिए डिविडेंड? इन्वेस्टमेंट। प्री इक्वेशन है तो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। ये लोग ने क्रिएट किया कहाँ पे? तो राम लिमिटेड इज क्रिएटेड द डिविडेंड रिसीव्ड टू इट्स रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन अर्निंग में क्रिएट किया। तो गलत किया है, तो अपने को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अभी जैसे वो इफेक्ट लिखा था, पीएनएल से माइनस होगा, और जब ये गुडविल कैपिटल रिजर्व करेंगे तभी इन्वेस्टमेंट से भी माइनस। ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1st October 11 वॉज ₹4 लाख। 1st October का प्लांट एंड मशीनरी का फेयर वैल्यू 4 लाख था। अभी वैल्यू कितना है? 270। ठीक है, ऊपर 270। तो 4 लाख और 270 को कंपेयर किया तो 130 का गेन हुआ। ठीक है, तो वो गेन अपन लिखेंगे प्री में। ठीक है, गलत। फेयर वैल्यू ऑलवेज डेट ऑफ इक्वेशन का रहता है, बैलेंस शीट ईयर एंड का रहता है। तो ये दोनों वैल्यूज कंपेरेबल नहीं है। पहले 270 से बैक वर्किंग करके 1st October का तुम लोग को डब्ल्यूडीवी फाइंड करना पड़ेगा। वो जो भी डब्ल्यूडीवी आएगा उसको तुम लोग 4 लाख से कंपेयर करके गेन या लॉस निकालो। ये 4 लाख और ऊपर का बैलेंस शीट का अमाउंट कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि दोनों का डेट्स डिफरेंट है। एक 1st October का है और एक 31st March का है। समझ में आया? Depreciation 10% है on plant and machinery. The following are the increase on comparison of fair value as per respective Ind AS with book value on 1st October 11, which are to be considered while considering the balance sheet. Trade payable 20, land and building 2 lakh, inventories 3 lakh. वो लाइन दो बार रीड करो, टेबल के ऊपर का लाइन। फॉलोइंग आर द इंक्रीज वाला। बोलो क्या दिया? ये जो नंबर्स दिया है 20,000, 2 लाख, 30,000 वगैरह, ये नंबर्स क्या दिया है? इंक्रीज इन वैल्यू एज कंपेयर टू फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू से इंक्रीज या बुक वैल्यू से इंक्रीज? बुक वैल्यू से इंक्रीज। यानी कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये तीन का बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर किया तो फेयर वैल्यू वाज हायर बाय दिस अमाउंट एज कंपेयर टू बुक वैल्यू। यानी कि बुक वैल्यू कम है, इतने अमाउंट से फेयर वैल्यू ज्यादा है। तो अपने को तो फेयर वैल्यू लेना है एनए में, तो फेयर वैल्यू पे लेने के लिए अपने को लैंड एंड बिल्डिंग को 2 लाख से बढ़ाना पड़ेगा। अगर लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से बढ़ा तो वो गेन है या लॉस है? गेन है। इन्वेंट्री बढ़ा तो गेन है, और ट्रेड पेबल बढ़ा तो लॉस।
लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा और असेट बढ़ेगा तो गेन हो। ठीक है, अब इसमें से जो करंट असेट करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल और इन्वेंट्री, उसका दूसरा कोई इम्पैक्ट पोस्ट वाले पार्ट में नहीं आता है। हम लोग प्री वाले पार्ट में जो इंक्रीज हुआ है वो गेन या लॉस अपन रिकॉर्ड करेंगे प्री वाले कॉलम में, उसका पोस्ट का इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो तो फिक्स्ड एसेट है, तो उसका 2 लाख आएगा प्री में, और 2 लाख वैल्यू बढ़ने से जो डिप्रिसिएशन बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ा ना असेट का, तो डिप्रिसिएशन बढ़ेगा ना, तो आगे के 6 मंथ्स का जो डिप्रिसिएशन बढ़ेगा ना उसका इम्पैक्ट पोस्ट पीएनएल पे अपने को देना पड़ेगा, पोस्ट पीएनएल से माइनस होगा। डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम हो जाए। आया समझ में? ठीक है, आगे क्या बता रहे, इट मे बी assumed दैट इन्वेंट्री is still unsold on the balance sheet date and trade payables are also not yet settled. Also assume that other reserve on 31st March 2012 are same as was on the 1st April 2011. तो बोले कि इन्वेंट्री स्टिल अनसोल्ड है बैलेंस शीट डेट पे, और ट्रेड पेबल भी अभी तक सेटल नहीं हुआ है। अब ये लाइन का क्या रिलेवेंस है ना, वो दोनों को अभी क्लिक नहीं होगा। कुछ सम अपन जाने को देते हैं, ये लाइन हर सब में लिखा रहेगा। ठीक है, कुछ सम जाने को देते हैं, बाद में अपन आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 वगैरह पे, तभी अपन उसका ये लाइन का रिलेवेंस समझने को ट्राई करेंगे कि ये लाइन जो दे रहे थे उसका मीनिंग क्या था। अभी फॉर द टाइम बिंग इसका कंसिडरेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 दिया है कि अदर रिजर्व ऑन 31st March 2012 आर सेम एज वाज ऑन 1st April 2011, यानी कि 1st April और 31st March का बैलेंस सेम है। ठीक है, तो अदर रिजर्व देखो ऊपर कितना है, 2 लाख है कृष्णा का। ठीक है, तो 2 लाख 1st April को भी 2 लाख था, 31st March को भी 2 लाख है, यानी कि करंट ईयर में पोस्ट एक्विजिशन जीरो आएगा। एनालिसिस लिखा तो ऊपर लिखेंगे 2 लाख, ऑन 1st April लिखेंगे 2 लाख, तो फॉर द ईयर जीरो, और वो जीरो को 2 पार्ट में डिवाइड किया 6 6 मंथ्स, तो भी जीरो जीरो ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बैलेंस दिया हुआ है वो पूरा का पूरा प्री में ही जाएगा, पोस्ट में कुछ आएगा ही नहीं। पोस्ट वाला पार्ट जीरो है। आ समझ में? ये तो को एनालिसिस करने के लिए काम आएगा। तो को मैंने जर्नलिज्म का जो भी बताया था, तो भी मैंने उसका 1st April का बैलेंस दिया था। ठीक है, और बाद में उस पे वो कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट बोनस इश्यू का था, फिर बोनस इश्यू वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है, तो वो ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद दोनों को बैलेंस फिगर आता है फॉर द ईयर, और फॉर द ईयर को दोनों 6 6 मंथ्स पे डिवाइड करके, तभी फॉर द ईयर जीरो है, इसके लिए 6 6 मंथ्स भी जीरो ही आने वाला। समझा? तो पूरा का पूरा प्री है, पोस्ट कुछ नहीं। प्रीपेड कंसिडर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2012। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप नंबर 1 से अपन जाएंगे, पहले पीएनएल का एनालिसिस, बाद में अदर रिजर्व का एनालिसिस, बाद में नेटवर्थ का एनालिसिस, बाद में वैल्यूएशन, और लास्ट में आएगा बैलेंस शीट। ये सब स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को प्रिपेयर करने का वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट कौन कौन सी चीजों का तुम लोग को बनाना पड़ेगा। एक आएगा रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो मेजर सब में रहेगा। ठीक है, तो वो एक अपन वर्किंग नोट बनाएंगे। दूसरा एक वर्किंग नोट आएगा, वो आएगा स्टॉक रिजर्व का, अगर सब में दिया है तो। ठीक है, स्टॉक रिजर्व में ये जो इंक्रीज इन स्टॉक ये रिवैल्यूएशन है फेयर वैल्यू, उससे स्टॉक रिजर्व क्रिएट नहीं होगा। स्टॉक रिजर्व कभी क्रिएट होगा जब भी एच ने एस को या एस ने एच को गुड सेल किया है, तो स्टॉक रिजर्व आएगा। बाकी ये फेयर वैल्यू पे लाने पे स्टॉक रिजर्व वगैरह क्रिएट नहीं करना है। आया समझ में? ठीक है, तो उसका एक वर्किंग नोट आएगा। तीसरा एक वर्किंग नोट, अगर प्री इक्वेशन डिविडेंड है तो इनिशियली एक दो सब में अपन वर्किंग नोट लिखेंगे, बाद में से अपन उसका डायरेक्ट ओरल इफेक्ट देंगे, तो वो वर्किंग नोट कंपलसरी नहीं है, सिर्फ रिवीजन के लिए दोनों को याद आना चाहिए। इसके लिए इनिशियली एक दो सब में अपन उसका वर्किंग लिखेंगे, बाद में अपन लिखना बंद कर देंगे, डायरेक्ट आगे आगे इफेक्ट ही देना है उसका। ठीक है, तो ये 2 3 वर्किंग नोट के बाद में पहला स्टेप पीएनएल के एनालिसिस से सब आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पहला फिक्स्ड एसेट का वर्किंग नोट बना लेते हैं। अब देखो दोनों को जो फिक्स्ड एसेट है उस पे दो है, प्लांट एंड मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग है, दोनों रिवैल्यू हुआ है। लेकिन डेप्रिसिएशन सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी का दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग का नहीं दिया है।
ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन वाला पार्ट अपने को इग्नोर करना पड़ेगा, रेट नहीं दिया रहेगा तो एज्यूम नहीं करने का। क्लियर है? बाकी प्लांट एंड मशीनरी का पूरा वर्किंग अपने को करना पड़ेगा। तो सर ये उनका रेट ही है, उनका जो अकाउंट है बैलेंस शीट और लास्ट में मैसेज है। नहीं नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन इग्नोर करेंगे, रिवैल्यूएशन का तो इफेक्ट देना पड़ेगा। असेट को रिवैल्यू करेंगे लेकिन रिवैल्यूएशन से जो डेप्रिसिएशन बढ़ा या कम हुआ वो इम्पैक्ट नहीं देगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले WDV ऑन 1 अप्रैल, ईयर कौन सा है ये? 11, तो 1 अप्रैल 10 लिखू ना मैं कि 11 लिखू? 1 अप्रैल 11। अगर ये 100 रुपया रहेगा तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10 आएगा। तो WDV 31 मार्च 12 का 90 आएगा। WDV दिया कितना है? 360। तो 100 कितना? 270, 3 लाख। ठीक है, तो 30,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, इतना क्लियर है? अब WDV ऑन 1 अप्रैल 11 3 लाख है। डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, 30,000 पूरे साल का है तो 15,000 6 मंथ्स का आएगा, तो 285 ये आएगा WDV ऑन 1 अक्टूबर 11। पेयर वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे गेन या लॉस क्या हो रहा है? समझा? 1,15,000 का गेन। अब ये हो गया गेन और लॉस, ये जाएगा प्री वाले पार्ट में। लेकिन ये जब भी प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसका रिजल्टिंग इफेक्ट पोस्ट वाले डेप्रिसिएशन पे जाता है। तभी आगे का वर्किंग, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, पूरे साल का 30 है तो हमने 15,000 अक्टूबर के बाद चार्ज किया है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। हम लोग को डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड ऑन फेयर वैल्यू, ठीक है, फेयर वैल्यू 4 लाख है, उसके ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, कितना? 20। तो इसका मतलब 5,000 का डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। ये जाएगा पोस्ट वाले P&L में, और डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो प्लस करेगा कि माइनस करेगा? माइनस करेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो ये होगा एक वर्किंग अपना। इसमें ना केयरफुल रहना, कुछ बच्चे लोग ऐसा करते हैं कि 1,15,000 का गेन है ना, तो 1,15,000 का डिप्रिसिएशन बढ़ेगा, तो 1,15,000 पे 10% 6 मंथ्स का लेते, ठीक है, तो वो 5,000 नहीं आता। देखो कितना आता है, 5750, जबकि ये 5,000 ही है। ठीक है, क्योंकि ये जो 1,15 है ना, वो ये दोनों का डिफरेंस है। तो जब ये 1,15 पे डिप्रिसिएशन लेते हो ना, तो दोनों दो चीजों को माइनस कर रहे हो। 4 लाख का डिप्रिसिएशन 20, और 285 का डिप्रिसिएशन लेते हो। तो 285 का डिप्रिसिएशन नहीं लेना है, 3 लाख का डिप्रिसिएशन लेना है। हमने तो 3 लाख पे चार्ज किया ना पूरे साल का, 285 पे थोड़ी चार्ज किया है। तो अगर साल में 2 बार दोनों डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, तो भले रेट सेम है लेकिन एक बार चार्ज करो और साल में 2 बार चार्ज करो, अमाउंट डिफरेंट आता है। 285 पे 10%, ठीक है, 6 मंथ्स का कितना आएगा? 14,250 माइनस 20,000 का, वो ये 1,15 पे आ रहा है, 5750। तो गलत होता है, 285 पे डिप्रिसिएशन नहीं लेना है। डिप्रिसिएशन में 3 लाख पे ही चार्ज किया था पूरे साल का,
ये तो बीच बीच में वो डेट ऑफ इक्वेशन आ गया, इसके लिए हम लोग साल को दो बार में स्प्लिट कर रहे हैं। तो दो बार फाइनल अकाउंट नहीं बन रहा है कि 1 अक्टूबर को फाइनल अकाउंट बना और 31 मार्च को बना। ठीक है, फाइनल अकाउंट एक ही बार बन रहा है, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का एक ही अमाउंट के ऊपर चार्ज होगा, 3 लाख पे ही चार्ज होगा। तो ये अमाउंट के ऊपर लेना नहीं है। एमकॉम में ये सिखाया जाता है, एक 15 पे डेप्रिसिएशन ले लो। ठीक है, तो वहां पे अमाउंट गलत आता है और यहाँ पे अमाउंट डिफरेंट आता है। ठीक है, तो इसके लिए वो फॉलो मत करना, वो लोग का गलत है, एमकॉम में जो सिखाते हो गलत है, ये वाला राइट अमाउंट है। ठीक है। चलो, तो ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन। अभी नेक्स्ट एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वो डिविडेंड रिसीव्ड का। वर्किंग नोट नंबर 2, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड। अभी देखो, डिविडेंड पेड ऑन कौन से डेट को पे किया? 1 नवंबर 11 को। ठीक है, 11 ना, यानी कि ये ईयर हुआ 11-12। देयरफॉर डिविडेंड का पीरियड क्या हुआ? 10-11। डेट ऑफ इक्वेशन क्या है? 1 अक्टूबर 11, यानी कि 11-12। ठीक है, देयरफॉर डिविडेंड रिसीव्ड बाय राम लिमिटेड इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, और ये कहाँ पे जाना चाहिए? देयरफॉर डिविडेंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। However, dividend is transferred by Ram Limited to retained earning. ठीक है, therefore rectification is required. Rectification entry retained earning account debit to investment account. ठीक है, इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम retained earning, that is consolidated P&L। दूसरा लेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दो इफेक्ट अपने को देना पड़ेगा। अब ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोग ओरली अंडरस्टैंड करने का, डायरेक्ट इफेक्ट देने का। रिवीजन के लिए तुम लोग को ये याद आना चाहिए कि पूरा प्रोसेस क्या फॉलो किया, कहाँ से स्टार्ट किया, इसके लिए पूरा लिखा है। एग्जाम में ये सब बताना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अपने को एक और वर्किंग रिक्वायर्ड रहता है, जो रहता है स्टॉक रिजर्व का। ये सब में स्टॉक रिजर्व दिया नहीं है, तो अपन वो वर्किंग अभी नहीं बनाएंगे। तो अभी डायरेक्टली स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 1, एनालिसिस ऑफ P&L। P&L यहाँ पे नाम उसका रिटेन अर्निंग है, तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग करके अपने को नाम यूज करने का। रिटेन अर्निंग ऑन 31 मार्च 12 कितना दिया है चेक करो। 164 बैलेंस शीट में, एस लिमिटेड के बैलेंस शीट में देखना है, कृष्णा के बैलेंस शीट में देखना है। ठीक है, गड़बड़ मत करना, राम का लेके मत आना नंबर्स। चलो, अभी बैलेंस ऑन 1 अप्रैल का भी दिया है। कितना? 60। ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड पे किया है क्या? देखो, रिटेन अर्निंग यानी कि P&L में डिविडेंड का इफेक्ट आएगा, और जनरल रिजर्व में बोनस इश्यू का इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट के लिए दोनों को कैलकुलेट रहने का, अगर वो इन्फॉर्मेशन दिया है तो एनालिसिस में दोनों को देना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे पीएनएल में डिविडेंड पे हुआ है। डिविडेंड इंटरिम था या फाइनल था? फाइनल। इंटरिम रहेगा तो वो लोग इंटरिम डिविडेंड करके वर्ड यूज करेंगे, नहीं बोला तो डिविडेंड फाइनल ही रहे। तो फाइनल डिविडेंड सोर्स रूल के हिसाब से लास्ट ईयर के प्रॉफिट से माइनस होगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट यानी कि ओपनिंग बैलेंस, ये साल का ओपनिंग, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ठीक है, तो यहां से माइनस होगा। डिविडेंड पेड कितना पे किया है? 10% आई थिंक बोला है ना। उसका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख। तो 4 लाख का 10% 40, तो दोनों को बैलेंस बाकी रहेगा 20, ठीक है। फॉर द ईयर का कितना आएगा? 164 -20 यानी कि 144। अब इसको डेट ऑफ एक्वेशन के हिसाब से 6 मंथ्स पे डिवाइड करो। 72 और 72, ये जाएगा प्री, ये जाएगा प्री, और ये पोस्ट। तो टोटल प्री कितना हुआ? 20 + 72, और पोस्ट आएगा 72। दोनों मिला के 164 होना चाहिए। आया समझ में? ठीक है, तो ये होगा एनालिसिस ऑफ पीएनएल। स्टेप 2, एनालिसिस ऑफ अदर रिजर्व। ये ओरली हो रहा है कि ये पूरा का पूरा प्री में आ रहा है, तो एग्जाम में लिख के टाइम पास नहीं करने का, डायरेक्टली उसको प्री में लिख देने का। या फिर रिवीजन के लिए पहला समय, इसके लिए पूरा लिख रहे, ठीक है। बाकी एग्जाम में ओरली हो रहा है तो फिर लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, ये लिखना पड़ेगा। इस पे ओरली मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस होगा, गलत होगा, ठीक है। इस पे एडजस्टमेंट वगैरह है, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, और कुछ बैलेंस फिगर वगैरह भी कुछ आ नहीं रहा है, उस पे ओरली कर लेने का। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम है तो ओरली करो, बाकी मत करो, ठीक है। और पीएनएल का तो कभी मत करो, वो लिखना ही है कंपलसरी, ठीक है। तो अदर रिजर्व ऑन 31 मार्च 12 कितना है? 2 लाख। 1 अप्रैल को कितना था? 2 लाख था, ठीक है। तो फॉर द ईयर का कितना आएगा? नील। अगर यहाँ पे अमाउंट आता तो अपन 6 मंथ्स पे डिवाइड करते, ठीक है। तो ये प्री यानी कि फुल अमाउंट प्री में ही जाएगा, पोस्ट में कुछ नहीं है। समझ में आया? चल अभी दोनों को कंपलसरी आता लिखना पड़ेगा, बाद में आगे बढ़ पाएगा। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, स्टेप नंबर 3। एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। चार्ट फॉर्म बता दो, टेबल वाला फॉर्म तो लोग को बेसिक्स पे बताया मैंने, चार्ट फॉर्म अगर लिखा तो कैसे दिखाई देगा वो कवर कर। तो नेटवर्थ प्री पोस्ट। अब देखो उसके बैलेंस शीट से पहले अपने को लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख, ठीक है। उसके बाद में आएगा अदर रिजर्व। पहले अपन रिटेन अर्निंग फॉलो करें तो वही लिखते हैं, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग उसका दिया है 164, और 164 का मैं ब्रेकअप प्री पोस्ट में स्टेप नंबर 1 में फाइंड किया। तो प्री में कितना आया? 92। और पोस्ट 72। ये यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में लिखेगा क्योंकि इस पर डिप्रिसिएशन का इफेक्ट देना बाकी है, ठीक है। उसके बाद में अदर रिजर्व। अदर रिजर्व 2 लाख है, और वो पूरा का पूरा 2 लाख एनालिसिस में फ्री में ही जा रहा है, पोस्ट में कुछ नहीं, ठीक है।
ये बैलेंस शीट से लेने के बाद दोनों को रीवैल्यूएशन वाला पार्ट यहाँ पे कवर करना है। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूएशन किया, वर्किंग नोट नंबर 1। उसमें गेन आया कि लॉस आया? 1 लाख तो गेन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,15,000, और उसका डिप्रिसिएशन कितना इंक्रीज हो रहा है? तो लेस 5,000, ये तुम लोग का डिप्रिसिएशन, बराबर। दूसरा इम्पैक्ट P&L पे। उसके बाद में नीचे टेबल में तुम लोग को देखो असेट्स एंड लायबिलिटीज का इंक्रीज इन फेयर वैल्यू एज कंपेयर टू बुक वैल्यू दिया है। तो वो जो इंक्रीज है वो ही गेन या लॉस है ना? ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स का दिया है पहले। ठीक है, तो ट्रेड पेबल अगर इंक्रीज हुआ तो लॉस हुआ, तो लॉस ऑन ट्रेड पेबल्स 20,000 है, ये जाएगा नेगेटिव में। लॉस लेगा तो नेगेटिव, गेन देगा तो पॉजिटिव। ठीक है, असेट या लायबिलिटी उससे मैटर नहीं करता, दोनों में गेन या लॉस हो सकता है। जो भी गेन होगा वो ऐड करो, लॉस होगा वो लेस। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लाख से इंक्रीज हुआ तो गेन हुआ, तो गेन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख पॉजिटिव। बाद में और क्या है? गेन ऑन इन्वेंट्री कितना? 30। अब ये ट्रेड पेबल और इन्वेंट्री का तो दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पे आता नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग का आ सकता था लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट दिया नहीं है, इसके लिए अपन उसका दूसरा इफेक्ट नहीं दे रहे। अदरवाइज वो इंक्रीज हुआ ना तो उसका भी इंक्रीज का डिप्रिसिएशन बढ़ेगा, वो भी अपने को P&L से माइनस करना पड़ेगा। हाँ समझ में, तो डिप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया तो वो वाला पार्ट अपन इग्नोर कर। क्लियर? अब टोटल ले लो। 10 लाख 70 10,70,000 70 17 170। ये जो 10,17,000 आया, ये अपना एनए बनेगा, बराबर। ये अपना एनए है और ये अपना पोस्ट का प्रॉफिट है। ठीक है, पोस्ट वाले का प्रॉफिट हुआ। अब इस पे दो ऑनर्स है, एक है एच लिमिटेड और है एनसीआई। एच का 60 है और इसका 40, डिवाइड करो। 67 में अगेन दो ऑनर, एच और एनसीआई, 60-40। 26,800 NCI का 40,000 ठीक है, अब इसमें तुम लोग को एच वाला जो पार्ट है उसको फर्दर डिवाइड करना है, यहाँ पे जितने भी अमाउंट रहेगा उस पे। यानी कि P&L जनरली जो दो रहता है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अगर ये टोटल का 60 है तो इंडिविजुअल अमाउंट का भी 60 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो कैसा है कि अदर रिजर्व है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा P&L ही है, ये अपने को पता है। लेकिन ये पहला सम और सिस्टम क्या फॉलो करना है इसके लिए मैं आगे का लिख रहा हूँ, बाकी नहीं है डिविजन तो देने की जरूरत नहीं है। तो 40,200 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिटेन अर्निंग और अदर रिजर्व। ठीक है, रिटेन अर्निंग आएगा 67,000 का 60%, यानी कि 40,200, और ये तो जीरो ही है, पोस्ट में है ही नहीं। अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट रहता तो वो अमाउंट का 60% अपन लेते। आया समझ में? ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से नंबर्स अपने को काम आएंगे उसको नाम दे रहे थे। एक ये अपने को काम का है, एक ये काम का नहीं है, ये वाला नंबर अपने को काम का है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये पांच नंबर अपन आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है,
तो ये होगा एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ। अभी अपना स्टार्ट होगा वैल्यूएशन वाला पार्ट। सब में चेक करो दोनों को एनसीआई किस पे वैल्यू करना है, वो कहीं पे दिया है क्या? बोला नहीं है। तो अपने पास ये ऑप्शन ओपन है कि अपन यहाँ पे कौन सा मेथड एनसीआई के लिए अप्लाई करें। जो मेथड अप्लाई किया उसके हिसाब से गुडविल या कैपिटलिज्म से लेके सब कुछ चेंज हो। ठीक है। तो ये सब में अपन ये करते हैं कि अपन दोनों मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है। इवन बैलेंस शीट भी कैसे करेंगे? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और दो कॉलम रुपीस का, एनसीआई फेयर वैल्यू वाला, एनसीआई एनए वाला। ठीक है। तो दो आंसर अपना रेडी होगा। एग्जाम में तो तुमको दो आंसर लिखना नहीं है, दोनों में से एक ही आंसर लिखना है। और कुछ नहीं बोला तो मेजर केस पे तुमको एनसीआई फेयर वैल्यू वाला अप्लाई करने का, एनए वाला अप्लाई नहीं करने का, क्योंकि मेजर इंस्टीट्यूट के जो सॉल्यूशन है उस पर उन्होंने फेयर वैल्यू वाला मेथड ही अप्लाई किया है। लेकिन इन डे से दोनों को अलाउ किया, यानी कि अगर तूने एनए वाला भी अप्लाई किया, क्योंकि सम साइलेंट है, वो लोग को फुल मार्क्स देना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट जो जनरली फॉलो करता है अपन भी वो फॉलो करेगा। ठीक है। तो अपन एनसीआई फेयर वैल्यू वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अपन दोनों अप्लाई कर रहे हैं, एनसीआई एट फेयर वैल्यू, एनसीआई एट एन। ये चार्ट वाला अच्छा दिखता है ना टेबल से, समझने के लिए भी इजी रहता है। ठीक है। चलो अभी इसमें सबसे पहले आएगा नेट असेट्स ऑन 1 अक्टूबर 11 है ना। ठीक है। 1 अक्टूबर 11 को जो नेट असेट है वो ये है, 10,17,000। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे दो चीजों से। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट यानी कि पीसी। ठीक है। अब पीसी का जो अमाउंट है वो अपने को नेट और प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेना है। भूलना नहीं है, ये गड़बड़ यहाँ पे अगर हो गया तो गुडविल या कैपिटलिज्म गलत हो जाएगा। ठीक है। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड का अमाउंट कितना है, ये हमने आई थिंक लिखा नहीं वहां पे। लिखा नहीं ना। एनालिसिस ऑफ पीएनएल में देखो, एनालिसिस ऑफ पीएनएल में 40,000 टोटल डिविडेंड है, उस पे अपन 60% ऑनर है ना, एच 60% है। तो 40,000 का 60%, 24,000 डिविडेंड इसको मिला रहेगा। वो 24,000 का प्री एक्विजिशन का दो इफेक्ट देना है, एक पीएनएल से माइनस होगा और दूसरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा। समझ में आया? समझा आप? 24,000 कहाँ से आया? टोटल डिविडेंड पे किया था 40, उस पे से अपना 60% ऑनरशिप है, तो अपने को 60% का 24,000 मिला रहेगा। अब एनसीआई ने अकाउंटिंग क्या किया, वो अपना कंसर्न नहीं है, वो एनसीआई देखेगा। ठीक है। तो एनसीआई ने राइट रिकॉर्ड किया कि रॉन्ग रिकॉर्ड किया, उस पर अपना कोई लुकअप नहीं है। ठीक है। अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या अकाउंटिंग किया अपने डिविडेंड के लिए। ठीक है। तो वो अपना गलत है, वो अपने को रेक्टिफाई करके लिखना है। तो इन्वेस्टमेंट इसमें कॉस्ट कितना है बैलेंस शीट में देखो, 8 lakhs लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड 24, तो नेट ये हो गया पहला एलिमेंट। आया समझ में? ये तो को मिलेगा बैलेंस शीट से। क्लियर? अब दूसरा एलिमेंट एनसीआई। ठीक है। अब अगर अपन एनसीआई फेयर वैल्यू पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अमाउंट फाइंड करेंगे कि 60% के लिए 8 लाख में शेयर खरीदा, तो 40% के लिए कितना? नहीं,
केयरफुल ये रहना है कि हमने जब ये शेयर खरीदा तभी मार्केट प्राइस पे खरीदा रहेगा, और फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस है ना। अकाउंटिंग के लिए जो बाद में हम लोग को डिविडेंड मिला, ठीक है, वो अपन प्री इक्वेशन करके इन्वेस्टमेंट से माइनस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसका मार्केट प्राइस थोड़ी कम हो रहा है। मार्केट प्राइस तो पूरा 8 लाख ही है ना, और फेयर वैल्यू के लिए अपने को मार्केट प्राइस ही लेना है। समझा? बताओ। ये एनसीआई ऑन 1 अक्टूबर 11 अपन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा, अगर एनसीआई एनए पे लिया तो ये एनए है ना, और एनए में एनसीआई का हिस्सा कितना है, 4,06,800, ठीक है, तो ये वाला अमाउंट आएगा। पता चला? ठीक है। अब ये दोनों अमाउंट का टोटल ले लो फॉर्मेलिटी के लिए। थ्री 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 13 लाख 9 अब गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालो। 10 लाख असेट का वैल्यू है, उसके लिए अपन पे करें 13 लाख, तो गुडविल क्रिएट हो रहा है। 292,333। क्लियर? ये हो गया गुडविल या कैपिटल रिजर्व का अपना वर्किंग। अभी नेक्स्ट वर्किंग अपन करेंगे एनसीआई का। एनसीआई कितना आ रहा है, ठीक है। कौन से डेट का एनसीआई चाहिए? 31 मार्च 12 का एनसीआई। जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने वाले वो कितना ट्रांसफर करेंगे, वो अपने को चाहिए। ये एनसीआई ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 1 अक्टूबर का है। तो 1 अक्टूबर के बाद जो 6 महीने में प्रॉफिट हुआ कंपनी को, उस पे एनसीआई को हिस्सा मिलेगा, वो सिर्फ ऐड करना है। आया समझ में? ठीक है। तो अगेन इस पे दो मेथड के हिसाब से, एनसीआई फेयर वैल्यू, एनसीआई एनए। सबसे पहले एनसीआई ऑन 1 अक्टूबर 11, यही अमाउंट जाएगा, 5,33,333, ठीक है। और यहाँ पे 4,06,800, ये सेम अमाउंट यहाँ पे अपने को लेना है। इसमें जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो ऐड करो। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एनसीआई का टोटल 67, उस पे एनसीआई का जो हिस्सा है वो 26,800 है। अब तुम लोग इनिशियली एनसीआई को कोई भी मेथड से वैल्यू करो, प्रॉफिट तो सेम ही मिलेगा ना उसको, ठीक है। तो 26,800 ऐड होगा, ठीक है। नंबर 5। इसके अलावा मैं कॉम्प्रिहेंसिव पूरा वर्किंग के तुम को बता रहा हूँ। तो एक और पार्ट आएगा जो आएगा स्टॉक रिजर्व। अगर एस ने एच को बेचा तो ही आएगा। एच ने इसको बेचा तो पूरा का पूरा स्टॉक रिजर्व अकेले एच से माइनस होता है, तो एनसीआई पे कुछ नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर एस एच को बेचेगा तो एस के प्रॉफिट में दो ऑनर है, एनसीआई वाला जो पार्ट है वो एनसीआई से माइनस करना पड़ेगा। ये सब में स्टॉक रिजर्व है ही नहीं, तो वो आएगा ही नहीं। बाकी जो सब में रहेगा वो सब में अपने को लेना पड़ेगा। तो ये नहीं है, तो तुम लोग को मिलेगा एनसीआई ऑन 31 मार्च 12। बताओ कितना आएगा? 5,16,000।
चलो ये हो गया एनसीआई। अभी तीसरा वर्किंग, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स। इसमें आएगा रिटेन्ड अर्निंग और अदर रिजर्व। सबसे पहले बैलेंस ऑफ राम लिमिटेड ले लो। राम का एनालिसिस किया नहीं है तो पूरा का पूरा उसका जो प्रॉफिट है वो ले लो। पीएनएल कितना है उसका? पीएनएल 1 लाख 1/4 400 और अदर रिजर्व 6 लाख। ये राम का खुद का बैलेंस। इस पे उसको मिलेगा पोस्ट एक्विजिशन शेयर फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड। उस पे ये पार्ट आएगा 3 और 4। ठीक है, तो 40,000 पीएनएल का और अदर रिजर्व का 0। ठीक है, तो 40,200 एंड 0, नंबर 3 और 4। जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है उसका एक इफेक्ट इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है, दूसरा इफेक्ट यहां से माइनस होता है। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड रेक्टिफाइड 24,000। ये दो इफेक्ट हो गए। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक रिजर्व अगर सब में रहेगा तो स्टॉक रिजर्व एच ने एस को बेचा तो फुल अमाउंट, या एस ने एच को बेचा तो 60% अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 100%, यहाँ पे 60% स्टॉक रिजर्व का। समझ में आ रहा है? अगर एच बेचेगा तो पूरा का पूरा एच के पीएनएल से माइनस होगा ना, ये एच का पीएनएल है उस पे से माइनस करो। ठीक है, और अगर एस ने बेचा तो स्टॉक रिजर्व 60% यहां से माइनस होगा, 40% यहां से माइनस होगा, तो यहाँ पे 40% आएगा। क्लियर? ठीक है, तो स्टॉक रिजर्व यहाँ पे ये सब में है ही नहीं। तो फाइनली क्लोज करो। कितना आ रहा है? 1,20,000। आया समझ में? क्लियर है ना? अभी मैं बैलेंस शीट यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ दोनों को अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। दोनों को मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा, बोलते जाऊंगा, वैसे दोनों लिखते जा। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अगेन। बैलेंस शीट बना रहे हैं क्योंकि हमने एनसीआई दो मेथड से वैल्यू किया है, तो बैलेंस शीट भी दो आएगा, फेयर वैल्यू और एनए वाला। ठीक है, सब में जो बैलेंस शीट दिया है वो बोलते जाओ क्या क्या दिया है। पहला, असेट्स में पीपीई दिया है। पीपीई में लैंड एंड बिल्डिंग। तुम लोग को ऐसे लिखना नहीं है, तुम लोग को नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एच प्लस एस सिस्टम समझ लो क्या करना है, शॉर्टकट क्या है। एच प्लस एस ये बैलेंस शीट से लेने का। ठीक है, और उसमें जितना गेन हुआ वो ऐड करो, लॉस हुआ तो माइनस करो। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट हुआ। पोस्ट वाले पार्ट में भी इसका इफेक्ट रहेगा डिप्रिसिएशन का। अगर डिप्रिसिएशन बढ़ा है तो यहाँ पे माइनस किया है तो असेट से भी माइनस होगा। ठीक है, तो वो माइनस करो, और अगर डिप्रिसिएशन कम हुआ तो वो प्लस करो। ठीक है, तो पहले एच प्लस एस बैलेंस शीट से लो, गेन ऐड करो, लॉस माइनस करो। इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन माइनस होगा, सेविंग इन डिप्रिसिएशन प्लस। तो दोनों को ऑटोमेटिकली रीवैल्यूड अमाउंट पे सब मिल जाएगा। ठीक है, तो बताओ एच का कितना है? प्लस 360 प्लस गेन। गेन लैंड एंड बिल्डिंग का 2 लाख है। ठीक है, और उसका डिप्रिसिएशन
इम्पैक्ट दिया नहीं है क्योंकि डिप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ नहीं था। समझा? जब भी ये गेन होगा ना तो डिप्रिसिएशन बढ़ेगा, तो वो माइनस ही होगा। ठीक है, अगर ये लॉस हुआ तो डिप्रिसिएशन कम होगा तो प्लस होगा। ठीक है, तो फाइनली कितना होगा? चलो नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी। अगेन सेम सिस्टम, बैलेंस शीट से अमाउंट लो, 480, 270। अब यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में 1,15,000 का गेन है, तो ऐड होगा, और डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है 5,000 का, तो ये माइनस होगा। बताओ। ओके, नेक्स्ट असेट क्या है? इन्वेस्टमेंट है, वो कट होगा और उसके जगह पे क्या आ जाएगा? गुडविल। यहाँ पे गुडविल क्रिएट हुआ, इसके लिए अगर कैपिटल जो क्रिएट हुआ तो वो अदर इक्विटी में जाएगा। ठीक है, तो गुडविल पहले मेथड में 292,333, और दूसरे मेथड में 165,800, ये दोनों में सेम ही है। आया समझ में? नंबर 3, नेक्स्ट क्या है? इन्वेंट्री। बताओ, एच का 240, 72,800। ठीक है, इसमें अगर स्टॉक रिजर्व रहेगा तो माइनस करना है। ठीक है, और ये सब में इन्वेंट्री पे गेन भी है। ठीक है, तो वो ऐड करना है। कितना गेन है? 30। तो फाइनली कितना आएगा? 342,800। पता चला ना सभी को? नेक्स्ट, ट्रेड रिसेबल्स। इस पे इंटर कंपनी रहेगा तो माइनस करना है, लेकिन इंटर कंपनी कुछ बोला नहीं है सबने, एडजस्टमेंट में रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो सिंपल एच प्लस एस। हम्म, हो गया ना? चलो अभी नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल। किसका लोगे तुम लोग? सिर्फ एच का। ठीक है, कितना है? नेक्स्ट, रिजर्व में जाएगा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का बैलेंस आया 1,30,600। अदर रिजर्व 6 लाख। इसके अलावा अगर कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ तो वो आएगा, ये समय गुडविल था। ठीक है, कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ तो वो अगर इक्विटी में अपने को बताना है। ठीक है, अब विदाउट फेल इसके नीचे एनसीआई का प्लेस आएगा, अदर इक्विटी के नीचे। ठीक है, तो एनसीआई को रखना है। एनसीआई दो मेथड के हिसाब से 5,60,133 और 4,33,600। ठीक है, ये आ गया एनसीआई। आप दोनों बाकी का जो लाइबिलिटीज है उसको नॉर्मल अपने ऑर्डर में कंटिन्यू करोगे। नेक्स्ट क्या है बैलेंस शीट में? बैंक ओडी। डायरेक्ट टोटल ही बता दो। 160।
क्या है? हाँ, इंडिविजुअल अमाउंट बताओ। हम्म। हाँ, और इसमें ट्रेड पेएबल इंक्रीज हो रहा है। वो इंक्रीज को हमने लॉस बताया, लेकिन है तो इंक्रीज ना, तो यहाँ पे लाइबिलिटी तो बढ़ेगा ना, यहाँ पे माइनस मत करना वरना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 20,000 ऐड करो। ठीक है, हो गया ना? हाँ, मेरे कार्ड है लिस्ट। पहली बार। अब सिर्फ इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में डालना है, ये दोनों पीपीई के नोट में जाएगा। गुडविल के लिए नोट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। ये इन्वेंट्रीज, पहले करंट एसेट का हेडिंग आएगा, उसके अंदर इन्वेंट्रीज। बाद में ये फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट में पहला ट्रेड रिसीवेबल, दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें इक्विटी, उसमें नंबर वन इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दोनों अदर इक्विटी। बाद में हेडिंग आएगा लायबिलिटी। लायबिलिटी में नहीं, ये सॉरी, एनसीआई भी इक्विटी में ही लिखना है। ठीक है। तो इक्विटी में पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर टू अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में ये तीन, उसके नीचे एनसीआई। ठीक है। बाद में तो लोग हेडिंग दोगे लायबिलिटी। लायबिलिटी में पहला नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है। बाद में हेडिंग दोगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में फाइनेंशियल लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग यानी कि बोरोविंग्स, और दूसरा फाइनेंशियल लायबिलिटी में ही ट्रेड पेबल्स। ठीक है। और बाद में लोगे टोटल। समझा? तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट टू एंड अपन कवर किया। अब हर सब में यही करना है। पहली बार जब ये देखते हैं ना, तभी अपने को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, अमालगमेशन से डिफिकल्ट ये है। लेकिन मैं चैलेंज देता हूँ कि दो तीन सम सॉल्व करने के बाद दोनों को लगे अमालगमेशन से काफी बेटर है। ठीक है, क्योंकि हर सब में यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। नहीं, ऐसा ही एडजस्टमेंट आप, इसका एडजस्टमेंट भी चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्म है, ऐसे ही आगे चलते रहेगा। स्टार्ट करें बैलेंस शीट। ऊपर क्या लिखोगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड ग्रुप। Consulted balance sheet of Ram Limited Group as on 31st March 12। पर्टिकुलर नोट नंबर। अब यहाँ पे वो करंट ईयर प्रीवियस ईयर के कॉलम की जगह पे अपन एनसीआई फेयर वैल्यू, एनसीआई एन है। लिखो नंबर वन असेट्स। असेट्स अंडरलाइन करके उस पे नॉर्मल नंबर वन पीपी, सॉरी नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में नंबर वन पीपी। नोट बना दो। पीपी। नोट नंबर वन, उस पे दो लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, 860 860।
हो गया। चलो नेक्स्ट, बैलेंस शीट में आ जाओ। नंबर 2। इस पे एक्चुअली ABCD आता है ना, जाने दो। ABCD चेंज कर दो ना, वो जो नंबर 1, ये नॉन करंट एसेट लिखा उसका नंबर 1, इंग्लिश का नंबर 1, और इसके नीचे ABCD करके तो PPA, बी गुडविल, बी गुडविल, डायरेक्टली अमाउंट लिख दो 292,333 और 165,800। 292,333, 165,800, और रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख दो ये फर्स्ट वर्किंग। नंबर क्या दोगे लेकिन इसको स्टेप 4 करके लिख दो। स्टेप 4 ब्रैकेट में 1। ठीक है। नेक्स्ट आएगा अभी करंट असेट्स। तो नंबर 2, करंट असेट्स, अंडरलाइन करके ए, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज। यहाँ पे तो कुछ वो स्टॉक रिजर्व है नहीं, जब भी स्टॉक रिजर्व रहेगा ना तभी तो को उसका नोट बनाना पड़ेगा। वो प्रेजेंट करना कंपलसरी है कि स्टॉक रिजर्व माइनस किया है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली ब्रैकेट यहाँ पे ही लिख दोगे, चलेगा, नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो 2,40,000 प्लस 72,800 माइनस 0, 342,800, बी फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल असेट अंडरलाइन करो, उस पे रोमन नंबर 1, छोटा रोमन नंबर 1, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। अगेन ट्रेड रिसीवेबल में अगर तुम लोग का इंटर कंपनी कुछ क्रॉस कैंसिल वगैरह करना है तो नोट बनाना कंपलसरी होगा, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ पे ही अमाउंट लिख देने का। ठीक है। तो 1,19,600 प्लस 80,000, 119,600 प्लस 80,000, 199,600। रोमन नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें अगर सपोज दोनों का कैश इन ट्रांजिट आ रहा है, ठीक है, और कैश और बैंक दोनों सेपरेट भी दिया है, ठीक है, तो ये दोनों केस पे तुम लोग को नोट बनाना पड़ेगा। नहीं कि कैश और बैंक सेपरेट दिया तो नोट बनाओ, कैश और बैंक सेपरेट नहीं दिया लेकिन कैश इन ट्रांजिट आ रहा है इंटर कंपनी क्रॉस कैंसिल करके, ठीक है, तो भी नोट बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं तो डायरेक्ट लिख दो 29,000 प्लस 16,000, 45,000, टोटल ले लो।
हो गया क्या? चलो अभी नेक्स्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उस पे इक्विटी अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन, ए इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इसमें ना दोनों का इक्विटी शेयर का ब्रेकअप वगैरह रहता नहीं है जनरली। ठीक है, तो दोनों डायरेक्ट वहां पे अमाउंट लिख दोगे चलेगा। ठीक है, तो 10 lakhs, 10 lakhs। उसके बाद में अदर इक्विटी, बी अदर इक्विटी, नोट नंबर डाल दो। नोट बनाओ। उस पर लिखो फर्स्ट रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग ब्रैकेट में स्टेप 4 3, स्टेप 4 ब्रैकेट 3, अमाउंट 1,30,600, 1,30,600। नेक्स्ट अदर रिजर्व, सेम स्टेप 4 3, 6 लाख। नेक्स्ट लिखो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व स्टेप 4 1, स्टेप 4 ब्रैकेट 1 0। ठीक है, टोटल ले लो। एनसीआई अदर इक्विटी के नीचे लिखना है, अदर इक्विटी का पार्ट नहीं है। नहीं, वो ये जो लिखा ना वही उसका नोट बन जाता है, तो वापस लिखना नहीं है। लिख दिया? कितना आया अमाउंट? 7,30,600। ओके, अभी इसके नीचे लिखो सी, ये हो गया बी अदर इक्विटी। अभी सी एनसीआई, एनसीआई उस पे ब्रैकेट में डाल दो स्टेप 4 ब्रैकेट 2, स्टेप 4 ब्रैकेट 2, अमाउंट डाल दो 5,60,133 और 4,33,600। 560,133, 433,600। ठीक है, तो एनसीआई को अदर इक्विटी में ऐड मत कर देना, अदर इक्विटी के नीचे सेपरेट हेडिंग में एनसीआई बैलेंस शीट में आना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अंडरलाइन करो नेक्स्ट लाइन में, नंबर 1 नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज डैश, नंबर 2 करेंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज अंडरलाइन करके ए फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ए फाइनेंशियल लाइबिलिटी अंडरलाइन, उस पर रोमन नंबर 1 बोरोविंग्स, बोरोविंग्स नोट बना दो। बोरोविंग्स उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट 1,60,000, बोरोविंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट 1,60,000। चल नेक्स्ट,
रोमन नंबर 2, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, इस पे इंटर कंपनी रहेगा तो नोट कंपलसरी है, अदरवाइज नोट नहीं बनाया चलेगा, तो डायरेक्ट ब्रैकेट में अमाउंट डाल दो। 94,200 प्लस 34,800 प्लस 20,000। 20,000 गेन, सॉरी इंक्रीज वाला अमाउंट है। 149 टोटल ले लो।